Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the first lecture of electromagnetic waves, and in this lecture we will be covering the entire electromagnetic waves. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेगमेंट का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जब सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उसकी शुरुआत करते हैं हम लोग लाइट से। लाइट इज द ओनली थिंग वी कैन रियली सी, बट व्हाट इज लाइट, है ना। लाइट आखिर है क्या? वी नो दैट ड्यूरिंग द डे द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इज द सन एंड द सेकेंडरी सोर्स इज द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई, है ना। जो इधर उधर से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारे आंखों पे पहुंचती है वो सेकेंडरी सोर्स कहलाते हैं, और जैसे सन है ना, वो डायरेक्टली हमारे आंखों पे रोशनी डालता है, तो इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। अदर कॉमन सोर्सेज आर फ्लेम्स, व्हाइट हॉट फिलामेंट्स इन light bulbs and glowing gas in glass bulbs. Light originates from the accelerated motion of electrons. ये बहुत जरूरी है जानना बच्चों कि लाइट ओरिजिनेट कैसे करता है। तो लाइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा बच्चों देखिए क्या लिखा है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है, तो ये कैसा फिनोमिनन हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन हो गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा है ना, जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसका सिर्फ ये क्या है, एक टाइनी पार्ट है। तो वही यहां लिखा है, एंड ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ अ लार्जर होल, अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब ये जो लाइट वेव जो हम लोग कह रहे हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है किसका? जो बहुत सारी वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके अलावा देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इफ वी शेक द एंड ऑफ अ स्टिक बैक एंड फोर्थ इन स्टिल वाटर, तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वाटर वेव क्रिएट हो जाएगा। यू विल प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, इफ वी शेक एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रॉड टू एंड फ्रो इन एन एम्प्टी स्पेस, है ना। अगर हम लोग एम्प्टी स्पेस में क्या करें, हम लोग अगर इस तरीके से एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड रॉड को ऑसिलेट करवाएं, टू एंड फ्रो मोशन दे, तो हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? वी विल बी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन स्पेस। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज बिकॉज द मूविंग चार्ज इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। हम लोग करंट की डेफिनेशन कैसे देते हैं? चार्ज जब मूव करता है तो वही तो इलेक्ट्रिक करंट कंप्राइज करता है। अब बच्चों अगला प्रश्न उठता है कि व्हाट सराउंड्स एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट के आसपास क्या क्रिएटेड हो जाती थी? आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती थी, है ना। जैसे आपको याद होगा एक करंट कैरिंग अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होती थी तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट सराउंड्स एन इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए अगर पूछा जाए कि व्हाट सराउंड्स द चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अगर करंट लगातार चेंज होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगी वो भी लगातार चेंज होती जाएगी। रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद होगा आपको बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करते हैं तो उससे क्या इंड्यूस होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता था, जो कि कैसा होता था नेचर में? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो वही हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग, है ना, तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट जनरेट्स विल बी ऑसिलेटिंग टू। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि अगर एक ऑसिलेट कर रहा है तो दूसरा भी ऑसिलेट करेगा ही करेगा। एंड व्हाट डज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डू? अब आ जाएगा मैक्सवेल का योगदान। इन अकॉर्डेंस विथ मैक्सवेल्स काउंटरपार्ट टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इंड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इस बात को हम लोग यहां पर प्रूव भी करेंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे। द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजनरेट ईच अदर टू मेक अप एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक वेव का भी और मैग्नेटिक वेव का भी, है ना। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजेनरेट ईच अदर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है ना। तो वही लिखा है द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स
regenerate each other to make up an electromagnetic wave which emanates का मतलब होता है moves outward from the vibrating charge. ठीक है, there is only one speed it turns out for which the electric and magnetic fields remain in perfect balance, reinforcing each other as they carry energy through space. है ना, और ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लाइट का एग्जाम्पल लें तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे भी कि उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो लगातार क्या होती जाती है, चेंज होती रहती है और एक दूसरे को रीजनरेट करती है और उसको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड काफी है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड काफी है, वो दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करते रहते हैं. और ये जो सिलसिला है ये तभी चल पाता है when there is only one speed it turns out for which the electric and magnetic fields remain in perfect balance, है ना. और वो जो स्पीड है वो कहलाती है स्पीड ऑफ लाइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है चाहे किसी भी टाइप का हो, अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो हमेशा एक खास स्पीड से ही ट्रैवल करेगा और वो स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. और वो एक ऐसी स्पीड है जब क्या होता है, they reinforce each other as they carry energy through space. तो देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके से जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है. उसमें दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है. आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेटिंग है ना. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार चेंज होती जा रही है और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो यहाँ पर क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है. और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए क्या कर रहे हैं, जो वेव है आप देखिए कि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल क्या है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वाई एक्सिस कह दूं, फिर मैग्नेटिक फील्ड है ना इसकी डायरेक्शन को अगर मैं एक्स एक्सिस कह दूं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल है वो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा. तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा किस प्लेन में रह रही है, एक्स जेड प्लेन में रह रही है इस डायग्राम के हिसाब से, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा वाई जेड प्लेन में रह रही है. क्लियर है ये बात. तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था कि एन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. अब मैक्सवेल जी ने ये शो करने की कोशिश की कि सबसे पहले उन्होंने तो ये कहा कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवा सकती है तो इट इज क्वाइट लॉजिकल कि a changing electric field must also produce a magnetic field. ठीक है, to see how a changing electric field gives rise to a magnetic field, let us consider the process of charging of a capacitor and apply Ampere circuital law. है ना, हम लोगों ने, याद होगा आपको, Ampere circuital law पढ़ रखा है और हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ रखा है. तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज, है ना, इस चीज को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट कैन गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. वी विल बी डीलिंग इट विथ यूजिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या कहता है. एम्पीयर सर्किटल लॉ कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, है ना, किसी क्लोज लूप से अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस हमें क्या दे देगा, म्यू नॉट इंटू आई, जहां पर आई क्या था, आई आपको याद होगा होता था पियर्सिंग करंट. ठीक है, और ये किसके लिए फॉर्मूला था, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर. जैसा हम लोगों ने याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था, फिर उसके लिए एक बड़ा आसान अप्रोच आ गया था, वो कौन सा था, गॉसेस लॉ. उसी तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले मैग्नेटिज्म में बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा और उसके बाद उसका एक आसान तरीका आ गया था एम्पीयर सर्किटल लॉ, जो कि क्या कहता था, closed integral B dot ds is equal to mu naught into I, where I is the net piercing current. अब देखिए बच्चों, to find magnetic field at a point outside the capacitor, है ना, ये फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कैपेसिटर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए. तो कैपेसिटर के बाहर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है निकाल रहे हैं, और ये कब निकाल सकते हैं हम लोग, जब हम लोग समझ पा रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा हो, है ना, मतलब अभी पूरी तरीके से वो कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ हो, तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि करंट का क्या होगा, फ्लो होगा, और हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर. अब देखिए, कोई भी अगर हम लोग क्लोज लूप ले रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्फेसेस दैट कैन बी अटैच्ड टू एनी लूप एंड एम्पियर्स लॉ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ सर्फेस.
इसके बारे में देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये देखिए उसके दो प्लेट्स हैं। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि भी चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर करंट आई जो है वो आ रहा है ना, करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इस लूप सी के बारे में बात करूं, है ना, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या बोल दूंगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस विल गिव मी म्यू नॉट इंटू आई। करेक्ट है, यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, पियर्सिंग करंट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। आप इसे जो है ना एक टिफिन बॉक्स की तरह समझिए। टिफिन बॉक्स में जो S1 है वो टिफिन बॉक्स का ढक्कन है, और S2 जो है वो टिफिन बॉक्स है विदाउट द लिड। ठीक है, तो अगर मैं इस ये जो मेरे पास C है ना, ये जो मेरे पास ये जो लूप है मैंने यहाँ पर एसोसिएट करा है C नाम का, अगर इस लूप के लिए मैं बात करूं, अगर इस लूप से मैं सरफेस ऐसी बनाऊं, ये वाली जिसका नाम क्या है S1 है ना, तो अगर मैं ये वाली सरफेस बनाऊंगा यहाँ पर, तब तो मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूं कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इफ सरफेस S1 इज यूज्ड। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूं कि अगेन है ना, मैं लूप यही ले सकता हूं, C लूप ले सकता हूं, लेकिन इस लूप से एसोसिएटेड है ना, इस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स जो है मैं ये भी ले सकता हूं। जो रिमेनिंग टिफिन बॉक्स है ना, वो भी एक तरीके से आप समझिए कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सरफेस की तरह बिहेव करेगा। वो इस बार फ्लैट नहीं है, लेकिन ये जरूरी कंडीशन भी तो नहीं है एम्पियर सर्किट लॉ की। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं इसी लूप के बारे में बात करूं, लेकिन इस लूप से एसोसिएटेड सरफेस ऐसा हो सच दैट कि ये जो ऊपर वाली प्लेट है ना वो उसके अंदर घुसी हुई हो, है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो टिफिन बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से ये जो प्लेट है ये इंसर्टेड है, ऐसा लग रहा है। तो अब जरा देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस बराबर क्या बोल देंगे, म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन इस बार सरफेस को पियर्स करने वाली तो कोई करंट है ही नहीं। S1 को पियर्स कर रही है, लेकिन हम लोगों ने इस बार तो S2 सरफेस लिया ना, इसको पियर्स तो कहीं से भी कोई करंट नहीं कर रहा है। तो इस बार इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी इफ सरफेस S2 इज यूज्ड। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि अ सोर्स ऑफ ईएमएस इज एब्रप्टली कनेक्टेड अक्रॉस अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सो दैट अ टाइम डिपेंडेंट करंट आई डेवलप्स इन द वायर, है ना, आई जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम आता है। सपोज वी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ टू लूप सी shown at a time before the capacitor is fully charged, है ना, वरना तो फिर करंट ही नहीं फ्लो होगा। so that I is not equal to zero, surface S1 gives a non-zero value for the enclosed current I। लेकिन अगर surface S2 को चुन रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, surface S2 gives zero for the enclosed current because no current passes through it। तो ये तो बहुत अजीब सिचुएशन आ गई, है ना, हम लोग क्या करें, एम्पियर सर्किटल लॉ ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग दो अलग अलग सरफेस चुन रहे हैं उसी पर्टिकुलर लूप से तो रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, है ना। तो देखिए बच्चों वही यहाँ पर लिखा है कि सो वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। कैलकुलेटेड वन वे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लूप से P, है ना, यहाँ पर मैंने P पॉइंट दिखा रखा है कि जैसे P पॉइंट पर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखें, कैलकुलेटेड अनदर वे द मैग्नेटिक फील्ड एट P इज जीरो। अब सारे कॉन्ट्राडिक्शन की जड़ कहां पर है, आइए ढूंढते हैं। सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस फ्रॉम आवर यूज ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसका मतलब इस लॉ में ही कहीं ना कहीं कमी रही है। दिस लॉ मस्ट बी मिसिंग समथिंग, द मिसिंग टर्म मस्ट बी सच दैट वन गेट्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P नो मैटर व्हाट सरफेस इज यूज्ड, है ना, कैसी सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं इस पे बात नहीं आनी चाहिए। तो दरअसल बच्चों मैक्सवेल जी ने इस चीज को ढूंढ निकाला और उनका क्या कहना था, देयर मस्ट बी सम अदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस अदर सोर्स इज नथिंग बट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली हो क्या रहा था, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, वो लगातार क्या होती जा रही थी, चेंज करती जा रही थी। क्यों चेंज करती जा रही थी बच्चों, क्योंकि लगातार करंट चेंज होता जा रहा था। करंट के चेंज होने से लगातार क्या होता जा रहा था, चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स वो चेंज होता जा रहा था, और उन चार्ज की वजह से ही तो यहाँ पर फील्ड क्रिएटेड थी ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो लगातार क्या होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो देखिए बच्चों वही यहाँ पर लिखा है कि एज द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंजेस and this changing electric field produces magnetic field. A relation between one changing electric field and the magnetic field
रिजल्टिंग फ्रॉम इट इज गिवन बाय, ये रहा स्टेटमेंट, है ना। तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds, है ना, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे बच्चों कि ये जो सरफेस S2 का हम लोग जब यूज कर रहे थे तब ये जीरो आ रहा था ना, लेकिन इसको जीरो नहीं बल्कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, है ना। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए था, म्यू नॉट, फिर क्या आना चाहिए था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, कब, जब हम लोग S2 का यूज कर रहे हो। क्लियर है ये बात। तो ऑल्दो कोई करंट इस समय इस सी नाम के लूप को पियर्स नहीं कर रहा था, है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सरफेस थी, इस लूप से एसोसिएटेड जो सरफेस थी, उसको कोई करंट जो है पियर्स नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी यहां पर जो इस सरफेस एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो लगातार क्या होती जा रही थी, चेंज होती जा रही थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जो फ्लक्स था वो लगातार चेंज होता जा रहा था, और उसकी वजह से भी क्या क्रिएट होनी चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी चाहिए। इसीलिए RHS जीरो नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था इस केस में, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो रिजल्ट है इससे क्या सही हो जाना चाहिए, इससे ये चीज सही हो जानी चाहिए कि अगर हम लोग सरफेस 2 का यूज कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है इट शुड बी सेम एज जो रिजल्ट आ रहा है जब हम लोग सरफेस 1 का यूज कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम लोग ये अभी प्रूव कर सकते हैं कि म्यू नॉट आई जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगले सवाल में हम लोग उस चीज को भी प्रूव करेंगे। अभी मैंने इसे शुरू करा था तो मैं इससे पहले आपको पूरा बता देता हूं थ्योरी को। यहाँ पर क्या है, जो मिसिंग टर्म था वो क्या था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या हो रहा है, उस सरफेस एसोसिएटेड फ्लक्स भी जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अब अगर नेट की बात करें, है ना, तो नेट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds बराबर आ जाएगा, पहले तो सिर्फ हम लोग म्यू नॉट आई लिखते थे ना, अब हम लोग एक और टर्म ऐड कर देंगे, म्यू नॉट आई प्लस आई डी। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक्स्ट्रा टर्म क्या हो गया, एक्स्ट्रा टर्म हो गया म्यू नॉट आई डी, उसमें जो आई डी है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और इसी वजह से जो एक्स्ट्रा टर्म आया ओवरऑल वो क्या आ गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आई क्या होता था, आई होता था कंडक्शन करंट, और आईडी का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर और अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के थ्रू क्या पढ़ा था, कि अगर लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या क्रिएट होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नेचर होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो एक्चुअली इंड्यूस होती थी। ठीक है, तो उसी की तरह हमारे पास क्या आ गया, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इंडक्शन, जो कि क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b डॉट ds बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इन दोनों इक्वेशन में देखिए एक नेगेटिव साइन का बहुत बड़ा फर्क है, ऊपर नेगेटिव साइन है, नीचे पॉजिटिव साइन है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि पहले जो डायरेक्शन आती थी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन इस बार किसकी आएगी, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है ये बात। और क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट ds कितने के बराबर आ रहा है, तो आ रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जहां पर डी फाई ई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे को एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का साइड व्यू दिखाया गया है, जिसको लगातार चार्ज किया जा रहा है, मान लीजिए कांस्टेंट करंट I से। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं अगर करंट कांस्टेंट है तो लगातार चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। तो चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ज के बढ़ने से क्या होगा, चार्ज के बढ़ने से जो है यहाँ पर फील्ड लाइन में चेंज आता रहेगा, फील्ड लाइन और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है ना, वो क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए लिखा है, द चेंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने साइड व्यू देखा। अब अगर मान लीजिए एक सर्कुलर, उसी सर्कुलर प्लेट को हम लोग देखें सामने से, तो क्या देखेंगे, अ व्यू फ्रॉम विद इन द कैपेसिटर लुकिंग टुवर्ड द प्लेट एट द रीजन इन ए। और क्या हम लोग पाएंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म, is directed into the page and grows in magnitude as the charge on the capacitor increases, है ना। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, हर जगह यूनिफॉर्म है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या होता जा रहा है,
इसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है ना, वही यहाँ पर लिखा है ग्रोज इन मैग्नीट्यूड। और कैसे कैसे बढ़ रहा है ये, जैसे जैसे चार्ज जो है कैपेसिटर पर धीरे धीरे लगातार जो डिपॉजिट होता जा रहा है, क्योंकि हमने कांस्टेंट करंट आई दिया है। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर induced by this changing electric field is shown at 4 points on a circle with radius r less than the plate radius capital R। तो यहाँ पर हमारे को एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि इस प्लेट की रेडियस कैपिटल R थी, तो किसी स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो वहां पर हम लोग सिमेट्री से समझ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो रीजन है जिसमें हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो कैसा है, वो सर्कुलर शेप का है। तो इसीलिए जो हमारे को फील्ड लाइन मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो भी कैसी मिल रही है, एग्जैक्टली सर्कुलर मिल रही है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। और हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज जो है रेडियली डायरेक्शन में अगर हम लोग बढ़े तो किसी पर्टिकुलर रेडियस पर जाएंगे तो हर जगह पर, है ना, हम समझ पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है ये बात। और इस बार देखिए हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों, मैं आपका रिविजन करा रहा हूं। आप ऐसे सोचिए 2 मिनट के लिए कि ये जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से। और अगर मान लीजिए बच्चों की मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ता जा रहा होता, है ना, इनटू द स्क्रीन भी होता और लगातार बढ़ता भी जा रहा होता, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती वो कैसी आती, वो ऐसी आती सच दैट कि बाहर की तरफ, है ना, आउट ऑफ द स्क्रीन फील्ड आए, है ना, उसकी वजह से। तो उसके लिए वो कैसी फील्ड लाइन डेवलप करती, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाली फील्ड लाइन डेवलप करती, राइट। लेकिन बच्चों इस बार क्या होगा, इस बार हम लोग देख पा रहे हैं नेगेटिव साइन नहीं है, इसीलिए बच्चों इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो इसीलिए यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों केसेस में एक बहुत बड़ा फर्क है, नेगेटिव साइन नहीं होने की वजह से इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड, शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस एन एरिया इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स and parallel to it is equal to the conduction current in the connecting wires, है ना। तो चलिए हम लोगों ने अभी भी चर्चा करी थी कि ये आना भी चाहिए था, राइट। आपको याद दिला दूं बच्चों, यहां पर हम लोगों ने इस बारे में चर्चा करी थी जब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था, तो हम लोगों ने कहा था यहां पर बेसिकली 0 प्लस और कौन सा टर्म आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये टर्म भी आना चाहिए था। और जब हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस की वैल्यू S1 सरफेस का यूज करके म्यू नॉट आई है, तो जो S2 सरफेस का यूज करके जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए, मतलब म्यू नॉट आई शुड बी इक्वल टू दिस। तो चलिए अब इसे प्रूफ भी करके देखते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग कैपेसिटर के अंदर, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में चर्चा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। आपको याद होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम लोग फाई ई, है ना, एसोसिएटेड फ्लक्स कितना कह देंगे, वो हम लोग कह देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्योंकि फ्लक्स होता है E डॉट डी ए और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी की, है ना, अगर इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अब डी फाई ई बाई डी टी वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और बच के आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपेयर करके यहाँ पर देखें, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि म्यू नॉट से म्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो आई डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी क्यू बाई डी टी। लेकिन डी क्यू बाई डी टी क्या है, ये तो बेसिकली करंट है जो वायर्स में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आई डी इज इक्वल टू आई आ जा रहा है, और यही तो हमारे को प्रूफ भी करना था। ऑलराइट, तो बच्चों फाइनली हम लोग एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज कर लेते हैं ना, इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पर चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब चार्जिंग नहीं हो रही थी तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ये प्लेट्स चार्ज होती गई वैसे वैसे क्या होता गया, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती गई, है ना। और किनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, एक तो जो रियल करंट है, मतलब जो कंडक्शन करंट है उसकी वजह से भी, और जो फिक्शनल करंट है या फिर जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं उसकी वजह से भी, राइट। और ड्यूरिंग चार्जिंग हमने क्या देखा कि द राइट हैंड रूल वर्क्स फॉर
बोथ द रियल एंड फिक्शनल करंट्स, है ना, दोनों के लिए हम लोग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करके डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। और एक बार चार्जिंग जब खत्म हो जाएगी तब ऑब्वियस है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी, ठीक है। तो बच्चों अब हमारे पास चार मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई। पहला है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसे रिलेट करता है? इट रिलेट्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू नेट एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर अगला है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, मतलब कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए बराबर जीरो, जो कि ये सजेस्ट करता है कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इट रिलेट्स नेट मैग्नेटिक फ्लक्स टू नेट एनक्लोज्ड मैग्नेटिक चार्ज। फिर तीसरा है फैराडेज लॉ, जो कि क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी, जो कि हमें किसके बारे में जानकारी देता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि कैसे क्रिएट होती है? ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाइनली एम्पियर के लॉ में करेक्शन के बाद ये बन गया एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और अब ये क्या बन गया? इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी प्लस म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, है ना। तो ये कैसे रिलेट करता है? इट रिलेट्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड टू करंट। क्लियर है? और ये जो चारों इक्वेशंस लिखी हुई है ये किस अजम्पशन पर लिखी गई है? रिटन ऑन द अजम्पशन दैट नो डाइलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था यहाँ पर कि जो दोनों फील्ड्स होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा ZX प्लेन में पाया जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा XY प्लेन में पाया जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और B इज इक्वल टू बी जेड इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ये किस फॉर्मेट की इक्वेशन है? तो आपको याद होगा आपने ट्रैवलिंग वेव के लिए इक्वेशन पढ़ी थी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। याद आ रहा है आपको? इस फॉर्मेट की इक्वेशन आप लोगों ने देख रखी है वेव्स चैप्टर में। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो a है उसका रोल यहां पर E नॉट और B नॉट प्ले कर रहा है। मतलब E नॉट और B नॉट क्या हो गए? दीज आर दी एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और V का रोल यहां पर C प्ले कर रहा है, और करना भी चाहिए था ना बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से जाती है ना, C स्पीड से जाती है, चाहे वो किसी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर माइनस एक्स बाई वी वाला टर्म है, मतलब कि यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग ये जो एनर्जी है वो प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। एक और चीज देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने इक्वेशंस लिखी है इनको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ये लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसी तरीके से B को लिखा जा सकता है बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर आपको ध्यान होगा बच्चों, आपने वेव चैप्टर में पढ़ा होगा K क्या होता है? K होता है बेसिकली वेव नंबर। तो देखिए बच्चों उसी के बारे में यहां पर लिखा है कि K इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव वेक्टर, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है प्रोपोगेशन वेक्टर K, है ना। यहां पर हम लोग जो है इसे K वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो K क्या है? वो K वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एंड इट्स डायरेक्शन डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज ओमेगा अपॉन K, है ना। आपको ध्यान होगा V बराबर ओमेगा बाय K होता था। तो वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्पीड है ना, वेव की जो प्रोपोगेशन की स्पीड है वो कितने के बराबर आ जाएगी? ओमेगा अपॉन K। और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा अपॉन K का रोल कौन प्ले कर रहा है? ओमेगा अपॉन K इज बीइंग प्लेड बाय C, है ना। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव होता है वो क्या होता है? C होता है, अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैक्सवेल के इक्वेशन से हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो हमें याद रखना है, वो है
ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर सी की वैल्यू हो जाती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्या पढ़ लिया कि दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। उनको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। दे डिफर फ्रॉम ऑल द अदर वेव्स वी हैव स्टडीड सो फार इन रिस्पेक्ट दैट नो मटीरियल मीडियम, है ना, इस बार कोई भी मटीरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो मटीरियल मीडियम इज इन्वॉल्व्ड इन द वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और यही रीजन है कि जो वेव्स हैं ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, प्रोपोगेट कर सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है विद स्पीड ऑफ लाइट c, है ना। लेकिन क्या होगा अगर मटीरियल मीडियम हो, है ना। तो वही है लिखा है व्हाट इफ अ मटीरियल मीडियम इज एक्चुअली देयर। हम लोग लाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। वी नो दैट लाइट, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डज प्रोपोगेट थ्रू ग्लास, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ग्लास का एक एग्जांपल लिया। वी हैव सीन अर्लियर that the total electric and magnetic fields inside a medium are described in terms of permittivity epsilon and magnetic permeability mu। आपको याद होगा ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इसके बारे में कि जो नेट फील्ड है ना, किसी मीडियम के अंदर, वो किस पे डिपेंड करती है, उस मीडियम की परमिटिविटी पे। और उसी तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में देखा था कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू पे। तो वही लिखा है दीज डिस्क्राइब द फैक्टर्स बाय विच द टोटल फील्ड्स डिफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड्स। दीज रिप्लेस एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट इन द डिस्क्रिप्शन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैक्सवेल्स इक्वेशन विद द रिजल्ट that in a material medium of permittivity epsilon and magnetic permeability mu, the velocity of light becomes v is equal to 1/√of mu epsilon। मतलब कि हमारे को सिंपली क्या करना है, we need to replace जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है ना, उसमें हमारे को सिर्फ रिप्लेस करना है उन्हें किससे, म्यू और एप्सिलॉन से। कब? जब हम लोग वैक्यूम की बात नहीं कर रहे, वैक्यूम के बदले किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे को मैक्सवेल इक्वेशंस से मिलता है। Thus the velocity of light depends on electric and magnetic properties of the medium। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना, ऑप्टिक्स में हम लोग देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने बचपन में देख रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम के टर्म को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या बताता था, देखिए लिखा है we shall see in the next chapter that the refractive index of one medium with respect to the other is equal to the ratio of velocities of light in the two media, है ना। ये एक रेशियो होता है जो हमारे को क्या देता है, velocity of light का रेशियो, है ना, in the two media। तो बच्चों हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रैवल क्या करता है, तो ट्रैवल करता है एनर्जी। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी को डील करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, लेट अस से कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो दिया हुआ है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी और B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। अब मान लीजिए कि हम लोग किसी स्मॉल वॉल्यूम dV को कंसिडर करें, है ना। तो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे को पता है बच्चों कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, आपको याद होगा, है ना। जहां पर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि E क्या है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन एनी स्मॉल वॉल्यूम dV द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू dV, एनर्जी डेंसिटी इंटू वो छोटा सा वॉल्यूम। हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्मॉल वॉल्यूम dV क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, राइट। अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने एक छोटे से वॉल्यूम के बारे में चर्चा करी है। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा उस छोटे से dV वॉल्यूम में, वो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इंटू dV, जहां पर बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट क्या है, वो होता है एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो टोटल एनर्जी
associated with that small volume dv, वो कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितनी एनर्जी और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितनी एनर्जी, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर dv प्लस हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर dv। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें एनर्जी डेंसिटी की, जिसे हम लोग जनरली स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने अभी अभी निकाली, उसको dv से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब एक काम करते हैं बच्चों, ई की वैल्यू भर देते हैं। हमें पता है ई कितना लिए थे हम लोग, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, तो उसका स्क्वायर यहां पर देखिए ऐसे आ गया। उसी तरीके से बी स्क्वायर की वैल्यू भर देते हैं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर एवरेज लेना है इनका ओवर अ लॉन्ग टाइम, है ना, तो हम लोग वहां पर जानते हैं कि साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या हो जानी है, हाफ। साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, इन दोनों की एवरेज जो है वो क्या होती है, हाफ होती है। हम लोगों ने देख रखा है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। तो अगर मैं इस एनर्जी डेंसिटी U की, है ना, इस एनर्जी डेंसिटी U की एवरेज वैल्यू निकालूं, तो वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, जहां पर साइन स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसको मैं क्या लिख दूंगा, हाफ, और जो इधर दूसरे वाले एक्सप्रेशन में भी जो साइन स्क्वायर वाला टर्म है उसको भी मैं लिख दूंगा हाफ। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये तो जानते ही है ना, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर कि ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया ही था कि हमारे को ये बातें याद रखनी है। तो बच्चों अब अगर हम लोग एनालाइज करें तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो यू एवरेज था हमारे पास, है ना, इसमें बेसिकली दो टर्म्स है। एक तो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और दूसरा टर्म है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। साथ ही साथ हमारे पास दो रिलेशंस और हैं, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसको अगर मैं एनालाइज करूं, तो देखिए यहां पर हम लोग बी नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन सी लिख सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि यहां पर दूसरा वाला टर्म था। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर, है ना, ये जो दो टर्म्स बेसिकली हमारे पास आए थे, वो दोनों क्या हो रहे हैं, बिल्कुल बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग यहां पर देखिए बोल सकते हैं कि thus the electrical energy density is equal to the magnetic energy density in average। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं फाइनली कि चूंकि दोनों टर्म्स बराबर हैं, तो यहां पर U एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4 मतलब हाफ। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है इंटेंसिटी। तो बच्चों इंटेंसिटी क्या होती है, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। है ना, मतलब कि अगर वेव यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो हम लोग ये जो प्लेन है, ये जो एरिया ले रहे हैं, ये किस प्लेन में लेंगे, ये जो एरिया है बेसिकली इसको होना पड़ेगा YZ प्लेन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगर डिराइव करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले कंसिडर अ सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम चुना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए है, और लेंथ मान लीजिए हम लोगों ने चुन ली है सी डेल्टा टी along the x axis। along the x axis ही एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल कर रही है। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर, है ना, इस मोमेंट पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसके पास एनर्जी ट्रैप्ड होगी, क्योंकि बेसिकली हम लोग समझ पा रहे हैं इसके अंदर वेव है इस मोमेंट पर, है ना। तो ये जो वेव है वो क्या है, उसके पास एनर्जी तो होती है। तो द एनर्जी कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर क्रॉसेस द एरिया कैपिटल ए, जो शेडेड एरिया उसकी बात हो रही है, कितने देर में क्रॉस करेगा, डेल्टा टी टाइम में, क्योंकि हम लोगों ने ये लेंथ कितना लिया है, सी डेल्टा टी, और जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कितनी है, सी है, क्योंकि हम लोग वैक्यूम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो द एनर्जी कंटेन्ड इन दिस सिलेंडर क्रॉसेस द एरिया कैपिटल ए इन टाइम डेल्टा टी
as the wave propagates at speed c, है ना। तो जो पोर्शन ऑफ द वेव यहां पर भी रहा होगा वो भी फाइनली डेल्टा टी टाइम पर क्या होगा, यहां से गुजर जाएगा, ठीक है। द एनर्जी कंटेन्ड इज, है ना, हम लोग बड़े आराम से अब एनर्जी कंटेन्ड तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालें कि कितनी एनर्जी कंटेन्ड है इसके अंदर, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि एनर्जी कंटेन्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो हम लोग यहां पर जानते हैं कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी, है ना, वो कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, राइट। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये क्या है, ये है यू एवरेज, ठीक है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, सी डेल्टा टी इंटू एरिया से, तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये दे देगा एनर्जी कंटेन्ड इन दिस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। अब इंटेंसिटी क्या होती है, वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा डेल्टा ए और डेल्टा टी से। तो देखिए यहां पर बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यू एवरेज इंटू सी इंटू डेल्टा टी इंटू ए, इसको अगर मैं ए डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा तो बच क्या जाएगा, सिर्फ यू एवरेज इंटू सी। तो देखिए वही यहां पर बच गया। तो अब अगर हम लोग यहां पर, है ना, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ई नॉट के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, यू एवरेज होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, उसको सिंपली सी से मल्टीप्लाई करना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी। इसके अलावा बच्चों एक और टॉपिक हम लोग देख सकते हैं, वो है मोमेंटम। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो कैरीज लीनियर मोमेंटम विथ इट। द लीनियर मोमेंटम कैरीड बाय द पोर्शन ऑफ वेव हैविंग एनर्जी u इज गिवन बाय p इज इक्वल टू u अपॉन c, है ना। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या कैरी करती है, लीनियर मोमेंटम कैरी करती है। और अगर मान लीजिए कि हम लोग एक ऐसे पोर्शन ऑफ द वेव की बात करें जिसकी एनर्जी कितनी है u, तो हम लोग क्या कहेंगे कि उससे एसोसिएटेड लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, u अपॉन c हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग समझ सकते हैं यूजिंग मैकेनिक्स कि अगर कोई वेव है ना, वो किसी मटेरियल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, लेकिन उस सरफेस ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया उस एनर्जी को, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसने कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया है उस सरफेस पर, तो वो p बराबर क्या हो जाएगा, u अपॉन c, है ना, क्योंकि उसके पास जो भी मोमेंटम था वो पूरा का पूरा उसने इम्पार्ट कर दिया उस पर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अगर वेव जो है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे पास मान लीजिए एक m मास का एक बॉल होता था और जिसकी स्पीड v होती थी टुवर्ड्स राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल है और वॉल से ये टक्कर खा करके रिबाउंड कर रही है विद द सेम वेलोसिटी v, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके मोमेंटम में कितने का चेंज आया, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ mv, क्योंकि इसके पास mv आई कैप था और बाद में कितना हो गया, माइनस mv आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम तो 2mv का हो गया ना। तो उसी तरीके से यहां पर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड, द मोमेंटम डिलीवर्ड इज 2u अपॉन c, बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द वेव चेंजेस फ्रॉम p टू माइनस p. It follows that electromagnetic waves incident on a surface exert a force on the surface, है ना। जिस तरीके से एक बॉल जो है दीवार पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, उसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट है जब वो फॉल करती है किसी सरफेस पर, तब वो उस पर क्या एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। चलिए बच्चों तो एक नया टॉपिक देखते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डिफाइन करा गया है इसे। इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी in the direction of propagation of a wave per unit time through a unit cross sectional area, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो मतलब बेसिकली ये क्या है, ये है फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना। फ्लो ऑफ एनर्जी है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है पर यूनिट टाइम, और कितने एरिया से, थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो एरिया होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव y के अलॉन्ग है, और इस मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव z के अलॉन्ग है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे डिराइव करेंगे इसका रिजल्ट जो है। फिगर शोज अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ एरिया कैपिटल ए
ट्रैवलिंग विद स्पीड c इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ डायग्राम में हमारे को दिखाया गया है। अब dt टाइम में देखते हैं। इन टाइम dt दिस वेव फ्रंट मूव्स द डिस्टेंस dx इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये dt टाइम में। ऑब्वियस है कि स्पीड इनटू टाइम विच इज c इनटू dt, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। द एनर्जी इन द स्पेस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, du दे दिया। और ये जो du है ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, मतलब कि u इंटू dv। क्लियर है ये बात। तो स्मॉल u क्या है, एनर्जी डेंसिटी, राइट। और हम लोग जानते हैं कि नेट एनर्जी डेंसिटी जो है वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। करेक्ट है। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वॉल्यूम से, जो कि कितना है a इंटू सी इंटू डी टी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी है। मतलब आपको याद होगा ना, स्मॉल u बराबर क्या होता था, स्मॉल u बराबर होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, लेकिन किसके लिए, सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहाँ पर ue के साथ ub और ऐड करना पड़ेगा, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि अगेन मैग्नीट्यूड वाइज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के ही तो बराबर आता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। और वॉल्यूम क्या है, ए सी डी टी, है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर दी एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, एनर्जी हो गई du, एरिया हो गया कैपिटल ए, और टाइम लगा dt। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू du अपॉन ए डी टी, और उसकी वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, मतलब u इंटू सी के बराबर। ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग कैपिटल S है ना, जो कि एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम इसको बता रहा है, तो वो पर यूनिट एरिया भी है ना। तो ये जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन करें तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू ई स्क्वायर, राइट। और इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू सी इंटू बी भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग E के एक E के बदले अगर C इंटू बी रख दें, है ना, और C कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो जो एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EB अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। तो देखिए यहाँ से बच्चों हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया EB अपॉन म्यू नॉट, राइट। अब अगर वेक्टोरियली इसको डिफाइन करें तो हमें पता है कि ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हो रहा है इन द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर को। ठीक है। मतलब कि एनर्जी फ्लो को वेक्टोरियली हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो यहां पर मैं एस वेक्टर की डायरेक्शन क्या बोल सकता हूं, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। और यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो E है और B है ना, E वेक्टर और B वेक्टर, E वेक्टर किसके पैरेलल है, E वेक्टर पैरेलल है y एक्सिस के, और Z वेक्टर और जो B वेक्टर है वो पैरेलल है Z एक्सिस के, राइट। तो देखिए यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, वी कैन डिफाइन अ वेक्टर S वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो रेट एज। तो यहां पर देखिए S मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास EB अपॉन म्यू नॉट आया था। तो अगर मैं इसको वेक्टोरियली बताना चाहूं तो मेरे को क्या करना होगा, S वेक्टर बराबर क्या लिख देना चाहिए, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि E और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो E क्रॉस B जो है मैग्नीट्यूड वाइज तो EB ही आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से, वो आ जाएगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमारे डायग्राम वाले केस में, है ना। जो डायग्राम हम लोग देख रहे थे उसके बारे में अगर चर्चा करें तो वो आ जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि S वेक्टर जो है वो क्या बन गया, पॉइंटिंग वेक्टर इन वैक्यूम। ठीक है ना। तो बच्चों अब अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि बेसिकली ये है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहां पर एनर्जी के लिए जूल आ जाएगा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और टाइम के लिए सेकंड आ जाएगा।
और हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम वॉट भी होता है, तो इसकी एक और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो वेक्टर एस वेक्टर है उसका नाम पॉइंटिंग वेक्टर इसलिए पढ़ा क्योंकि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट जॉन पॉइंटिंग। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, a parallel plate capacitor having plate area capital A and plate separation D is joined to a battery of EMF E and internal resistance capital R at T equal to 0. Consider a plane surface of area A by 2 parallel to the plates and situated symmetrically between them. Find the displacement current through this surface as a function of time. तो देखिए बच्चों, हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को बोल रखा गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसका जो एरिया है वो कितना है, वो A है। साथ ही साथ जो EMF है वो कितना है, वो अपने को दे रखा है E और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है R। अब T इक्वल टू 0 पर ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करा गया सच दैट कि करंट का जो है वो फ्लो स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए किसी T टाइम पर जो है करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे को क्या बात करनी है, हमारे को बात करनी है we have to consider a plane surface of area A by 2 parallel to the plates। मतलब कि यहां पर अपने को एक एरिया सिलेक्ट करना है जो कि कितना हो, A by 2 हो। यहाँ पर जो प्लेट्स हैं उनका एरिया कितना दे रखा है, A दे रखा है, और हमारे को बीच में एक ऐसा एरिया इमेजिन करना है जिसकी वैल्यू कितनी हो, A by 2 हो, और सच दैट इट इज पैरेलल टू द प्लेट्स एंड सिचुएटेड सिमेट्रिकली बिटवीन देम। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू दिस सरफेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि करंट जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। अब करंट की वजह से जो चार्ज एक्यूमुलेटेड है वो लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अपने को वही निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ID है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। करेक्ट है यहाँ तक। अब अगर मुझे d phi E अपॉन dt चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E डॉट एरिया। तो हम लोग जो है किसी t टाइम पर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, है ना। तो ये बन गया सिग्मा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और साथ ही साथ हमारे को फ्लक्स चाहिए कितने एरिया से, A बाई 2 से। तो यहाँ पर मैं A बाई 2 लिख दूंगा। अब हमारे को ये पता है कि Q जो है ना, अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस देखें तो Q बराबर कितना होता है, वो होता है Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब यहाँ पर Q नॉट क्या हो जाता है, Q नॉट हो जाता है वो मैक्सिमम चार्ज जो डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, C इंटू E होती है। तो चलिए इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं। फाई E जो है वो कितना आ जाएगा, देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फाई E जो है वो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सच दैट Q बराबर ये रहा हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सही है यहाँ तक। और Q नॉट की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। Q नॉट कितना हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा C इंटू E, ठीक है ना। तो अब चलिए इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर हम लोग d फाई E अपॉन डी टी करें और साथ ही साथ इसे एप्सिलॉन नॉट से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, देखिए C इंटू E अपॉन 2, एक एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब साथ ही साथ यहाँ पर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसको डिवाइड करना होगा किससे, 1 टाउ से, राइट। अब देखिए बच्चों, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, c इंटू ई अपॉन 2 है ना, e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ हो जाएगा r इंटू सी। तो यहाँ पर भी मैं 1 अपॉन आर सी लिख देता हूँ। तो देखिए c से c कैंसिल आउट हो गया ना, और यहाँ पर फाइनली क्या आ गया, e अपॉन 2r e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा थ्रू दैट एरिया, है ना, a बाई 2 एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उससे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे को एक और चीज का ध्यान देना होगा कि C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमें पुट कर देना चाहिए। तो ID कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली E अपॉन 2R
ई टू द पावर माइनस ऑफ टी अपॉन आर, और सी कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर आ जाएगा डी, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in free space along the x direction at a particular point in space and time. E वेक्टर दे रखा है अपने को 6.3 वोल्ट पर मीटर जे कैप, और हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एक चीज जानते हैं यहां पर, और वो क्या है कि B इज इक्वल टू E अपॉन C होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, जो कि कैसे निकालेंगे। E का मैग्नीट्यूड दे रखा है 6.3, है ना। उसको डिवाइड किससे कर देंगे, उसको C से डिवाइड कर देंगे, जो कि है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या था, वोल्ट पर मीटर, और जो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट है वो है मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहे हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो किस में आएगा, टेस्ला में आएगा। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला। अब हमसे तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछा गया था, देखिए यहाँ पर बोल्ड में लिखा है ना बी, तो हमसे यहाँ पर वेक्टर में पूछा गया था। हम लोगों ने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब हम लोग कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, है ना। तो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वो डायरेक्शन निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन फ्री स्पेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारे को सोचना होगा कि बी वेक्टर कैसा होना चाहिए सच दैट कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसा आ जाए, पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग आ जाए। अब देखिए ई वेक्टर हमारे को दे रखा है वो है पॉजिटिव जे कैप इस मोमेंट पर, राइट। तो अगर ई वेक्टर है जे कैप, राइट, जे कैप के अलॉन्ग है ना, तो जे कैप क्रॉस क्या करे कि वो आई कैप आए। तो सोचते हैं, तो देखिए बच्चों मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पर एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया और जेड एक्सिस बना दिया। अब आप सोचिए कि जे कैप क्रॉस क्या करे कि वो आई कैप आए। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जे कैप क्रॉस अगर मैं पॉजिटिव के कैप करूंगा, है ना, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, आई कैप के अलॉन्ग। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो आई थिंक हमारे को हमारा आंसर मिल गया ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2.1, लिख देता हूं मैं, बी वेक्टर हो जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और यहां पर जो है टेस्ला हो जाएगी यूनिट इसकी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Tesla sine of 0.5 into 10 to the power 3x plus 1.5 into 10 to the power 11 t। अब सवाल में दो पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वाई की, बी वाई बराबर हो जाएगा बी नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर मैं इसे कंपेयर करके देखूं तो इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर अगर अपने को वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, के बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा होता है वेवलेंथ। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन के। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू जो है वो है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना, क्योंकि साइन ऑफ के एक्स है यहाँ पर, तो के की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, लैम्डा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो यहां से जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा, मतलब मीटर्स में आएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1.26 सेंटीमीटर, है ना, मीटर में आ गया और उसे मैंने सेंटीमीटर में फिर कन्वर्ट भी कर दिया। तो लैम्डा तो हमारे पास आ गया। अब और क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो यहां से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी,
फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब देखिए सवाल में अपने को जो है ना, सवाल में हमारे को यहाँ पर ओमेगा दे रखा है ना, 1.5 इंटू 10⁻11 जो है बेसिकली वो ओमेगा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा हर्ट्ज में। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 23.9 गीगा हर्ट्ज, है ना। तो यहाँ पर ये हर्ट्ज में है और उसको फिर मैंने गीगा हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमारे से क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, और साथ ही साथ वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगी जेड एक्सिस के अलोंग। तो इसीलिए यहां पर मैं EZ लिख देता हूं। EZ कितना लिखूंगा, तो हमारे को पता है कि E0 इज इक्वल टू होता है CB0। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर E0 के बदले लिख दूंगा CB0, और ये वाला जो टर्म है ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन ऑफ KX प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे को जो B0 है वो दे रखा था 2 इंटू 10⁻⁻7। तो अगर उसे हम लोग 3 इंटू 10⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, EZ हमारे पास जो है फाइनली आ जाएगा 60 साइन ऑफ, अब जो डेटा दिया हुआ था एज इट इज उसको मैं भर देता हूं, 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t, और जो जवाब आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट पर मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स on a non-reflecting surface at normal incidence. If the surface has an area of 20 centimeter square, find the average force exerted on the surface during a 30-minute time span. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर डेटा में हमारे को ये देखना है कि ये कैसी सरफेस है, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वो पूरी तरीके से लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना। वो जो हमारे को दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब वो फॉल कर रही है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है, एनर्जी फ्लक्स को इसके यूनिट से समझ में आना आसान है ना। 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 18 जूल, है ना, इतनी एनर्जी फॉल कर रही है कितने एरिया पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, और कितने देर में, इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो मतलब पर सेकेंड 18 जूल एनर्जी जो है फॉल कर रही है कितने एरिया में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है कि सरफेस हैज एन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल एरिया अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ये निकाल लेते हैं कि 1 सेकेंड में इस पूरे के पूरे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, है ना, जो इस तरीके से नॉर्मल इंसिडेंट होकर के लाइट जो फॉल कर रही है ना, तो वो कितनी एनर्जी, है ना, कितनी एनर्जी एक्चुअली फॉल कर रही है इस पर इन 1 सेकेंड। तो सिंपली मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर 18 जूल फॉल कर रहा है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी एनर्जी फॉल करेगी, 18 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 360 जूल, है ना। इतनी एनर्जी पर सेकेंड फॉल कर रही है इस पूरे के पूरे एरिया पर। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30-minute टाइम स्पैन। अब बच्चों ये देखते हैं कि अगर 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी फॉल कर रही है तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, 30 मिनट टाइम स्पैन दिया है। तो 30 इंटू 60, है ना, इतने सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल करेगी, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 60 इंटू 360, इतने जूल एनर्जी जो है ओवरऑल जो है 30 मिनट्स के टाइम स्पैन में फॉल करेगी। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया। अब हमें ये पता है कि अगर एनर्जी इतनी है तो टोटल मोमेंटम कितना इम्पार्ट करा उसने, P बराबर होता है U अपॉन C। U कितना है, 30 इंटू 60 इंटू 360, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 10⁸ से, राइट। अब बच्चों अगर सरफेस जो है वो कैसी है, वो प्योरली एब्जॉर्बिंग है ना, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जितना मोमेंटम है ना, जितना मोमेंटम जो है जो था इस एनर्जी का, है ना, ये जो हमारे पास जो वेव है, लाइट वेव है, इसके पास जितना मोमेंटम था ये पूरा का पूरा इम्पार्ट कर देगी क्योंकि ये सिर्फ एब्जॉर्ब हुई है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर एवरेज फोर्स चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 30 इंटू 60 इंटू 360
डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ और टाइम ओवरऑल कितना है, तो वो है 30 इंटू 60। तो देखिए 30 60 यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर हमारे पास बच क्या गया, ये हो गया 120 इंटू 10⁻⁻8 है ना। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों F इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज फोर्स, जो कि क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना मोमेंटम में चेंज ये जो EM वेव है उसमें आया है ना, उतना ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम है ना, वो इम्पार्ट हुआ है ऑन द सरफेस। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 watt bulb at a distance of 3 meter, assuming that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source। तो बच्चों इस सवाल में ना बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब दी गई है ना। मतलब कि ऑल्दो हमारे को दिया हुआ है कि ये 100 watt बल्ब है, लेकिन ये एनर्जी है ना किस रेट से एमिट करेगा, तो वो हो जाएगा 2.5 अपॉन 100 ऑफ 100 है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि किस रेट से ये एनर्जी को बाहर रेडिएट कर रहा है। क्लियर है ये बात। तो 2.5 वॉट है ना, यही जो है बेसिकली क्या है, ये किस रेट से ये एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। अब साथ ही साथ हमारे को ये भी दिया हुआ है एक और पॉइंट कि एक पॉइंट सोर्स है। अगर इसे पॉइंट सोर्स मानना है ना, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट की तरह हर डायरेक्शन में है ना एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो अगर हर डायरेक्शन में एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो हम लोग एक स्फेरिकल रीजन एज्यूम कर सकते हैं जिसका रेडियस 3 मीटर है। तो 3 मीटर के रेडियस पर है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो एनर्जी निकली है वो इस समय कहां पर है, 3 मीटर के रेडियल डिस्टेंस पर है। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि पर सेकंड कितनी एनर्जी निकल रही है, 2.5 जूल है ना, इतनी एनर्जी निकल रही है। वो कितने एरिया में स्प्रेड हो गई इस मोमेंट पर, वो हो गई 4πr² एरिया पर। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है ना। तो पर यूनिट टाइम का तो टेंशन है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पर सेकंड की बात कर रखी है। तो पर सेकंड एनर्जी कितनी निकली, 2.5 जूल निकली। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि ये कितने एरिया में स्प्रेड हो रही है। तो ये 4π इंटू r², r दिया हुआ है 3, तो 4π इंटू 3² इतने एरिया में स्प्रेड हो रही है। तो 2.5 क्या है, ये वो एनर्जी है जो पर सेकंड निकल रही है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये वो एरिया है जिसमें ये स्प्रेड हो रही है। तो इंटेंसिटी बराबर सिंपली क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन 4π, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा। इसके अलावा बच्चों सवाल में एक और चीज मेंशन्ड है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है ना। तो इसका मतलब हमसे RMS वैल्यू पूछी गई है। अगर सिर्फ एक चीज पूछी गई है तो इसका मतलब क्या होगा, वो RMS वैल्यू पूछी गई, मतलब अपने को ERMS निकालना है और BRMS निकालना है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल इंटेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C। तो यहां से देखिए हमारे को क्या मिल सकता है, E नॉट मिल सकता है ना। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, E नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2I है ना, 2I डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू C इस पूरे का अंडर रूट, राइट। तो बच्चों एक नोटिसेबल चीज यहाँ पर एक और है, और वो ये है कि इंटेंसिटी जो है ना, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा रेडियल डिस्टेंस पर जा रहे हैं, ऑब्वियस है कि पर सेकंड तो निकल तो उतनी एनर्जी रही है, लेकिन अब वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इंटेंसिटी जो है विथ इंक्रीज इन रेडियस वो क्या होता जा रहा है, इंटेंसिटी लगातार कम होती जा रही है ना, क्योंकि अब और बड़े एरिया में वही एनर्जी स्प्रेड हो रही है। तो एक चीज हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर R बढ़ेगा तो I क्या होगा, कम होगा, और उसके हिसाब से E नॉट भी लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां से बच्चों हमारे पास E नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4.07 वोल्ट पर मीटर, और हम लोग ERMS भी निकाल सकते हैं। ERMS कितना हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा E नॉट अपॉन √2, जो कि आ जाएगा 2.9 वोल्ट पर मीटर। और इसी तरीके से बच्चों अगर हमारे को ERMS मिल गया तो हम लोग BRMS कैसे निकालेंगे, BRMS सिंपली हो जाएगा ERMS डिवाइडेड बाय C, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। चलिए तो बच्चों हम लोग आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं इस चैप्टर के, जो कि है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां पर ना हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैटेगराइज करा है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जिनकी क्या है, बहुत कम है, कितनी है, 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज जैसी है, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं, रेडियो वेव्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। और जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रख रहे हैं, गामा रे की कैटेगरी में। और रेडियो और गामा रे के बीच में देखिए बहुत सारे अलग अलग ईएम वेव्स आ रहे हैं, जैसे कि माइक्रोवेव आ रहा है, इंफ्रारेड आ रहा है, विजिबल आ रहा है, अल्ट्रावायलेट आ रहा है और एक्सरे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव से किस तरफ जा रहे हैं, गामा रे की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होगी। साथ ही साथ हम लोग एक और कंपैरिजन के लिए देख पा रहे हैं कि जैसे रेडियो वेव की बात करें तो इनकी जो वेवलेंथ है ना, ये कैसी होती है, ये बहुत ज्यादा होती है। और अगर कंपेयर करें तो बिल्डिंग्स जो है हमें एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं कि रेडियो वेव्स का जो साइज है वो कैसा होता है ना, मैं वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो वेवलेंथ है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। किसी को कंपेयर करना है तो ह्यूमन से, हनी बी से, फिर और छोटा नीडल पॉइंट हो गया, फिर तो प्रोटोजोन्स आ गए, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और फाइनली एटॉमिक न्यूक्लियाई, है ना। तो ये हमारे को एक कंपैरिजन का आइडिया दे रहे हैं कि कितना छोटा इनका वेवलेंथ एक्चुअली होता जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि रेडियो वेव कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर यस लिखा हुआ है, बाकी माइक्रोवेव के ऊपर नो लिखा हुआ है, मतलब ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। विजिबल रीजन जो है उसके लिए यहाँ पर यस है, और उसके बाद वाली जो रेज है ना, वो जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव से गामा रे की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे इनकी एनर्जी चूंकि बढ़ रही है, तो अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर ऑफ बॉडीज एमिटिंग द वेवलेंथ, तो वो क्या होते जाएगा, लगातार बढ़ते जाएगा, है ना। हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जो है ना, ह्यूमंस जो है, हम लोग हमेशा इंफ्रारेड जो है जनरेट करते हैं। हमारा जो टेम्परेचर उसके हिसाब से हम लोग क्या जनरेट करते हैं, इंफ्रारेड, जो कि विजिबल नहीं होते। तो ये जो इंफ्रारेड रीजन है इनके अंदर हीट तो होती है लेकिन ये विजिबल नहीं हो पाते, है ना। लेकिन हम लोगों ने जैसे देखा कि बल्ब है ना, तो बल्ब से जो लाइट निकलती है वो किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में। तो ऑब्वियस है ना कि अगर आप कंपेयर करेंगे अपने टेम्परेचर को और बल्ब के टेम्परेचर को, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो बल्ब का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा आपके कंपैरिजन में। इसीलिए वो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर रहा है, सच दैट कि वो कहां पर लाई कर रहा है, विजिबल रीजन में लाई कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर अल्ट्रावायलेट रे की बात करें तो वो हमें ऑल्दो दिखाई नहीं देता है, पर वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारे को इससे बच के रहना होता है। इसीलिए आप सनस्क्रीन वगैरह पे देखते होंगे कि यूवी प्रोटेक्शन लिखा रहता है ना। हमारे शरीर में जो ये अल्ट्रावायलेट रेज का इफेक्ट है वो बहुत बुरा होता है, स्किन कैंसर के भी होने के चांसेस होते हैं इस अल्ट्रावायलेट रे के आने से, है ना। तो बीच में हम लोगों ने सुना था ना कि ओजोन लेयर जो है उसमें क्या हो रहा है, होल जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे अर्थ तक आ पा रही है ना। जिसकी वजह से हम लोगों ने सुना था कि खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे जगहों पर वहां पर काफी स्किन कैंसर हो रहा था, है ना। इसके अलावा बच्चों उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक होती है एक्सरे, और फाइनली जो है वो गामा रे तो सबसे ज्यादा होती है। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रेडियो वेव्स है ना, रेडियो वेव्स जो है इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल्स वगैरह के लिए। तो रेडियो वेव जो है वो बहुत साइज में बड़े होते हैं, और ये जो है ना, इनकी एनर्जी जो है क्या होती है, सबसे कम होती है एज कंपेयर टू बाकियों की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो विजिबल लाइट है ना, वो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में लाई करती है। इंफ्रारेड के ठीक बगल में होता है रेड, और अल्ट्रावायलेट के ठीक बगल में होता है वायलेट। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे हम लोग रेड से वायलेट की तरफ जा रहे हैं, वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, ऑब्वियस है कि वो बढ़ती जा रही है ना। रेड के कंपैरिजन में जो वायलेट लाइट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच के रीजन में ये जो विजिबल लाइट है वो लाई करती है।
है ना। और उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, सबसे कम, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है। एंड आपको मैं एक सजेशन जरूर दूंगा कि एक बार जो है एनसीईआरटी से जरूर इस टॉपिक को गो थ्रू करिएगा, ताकि आपको और डिटेल में अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पता चलेगी, और हमें बस उसे याद रखना है। ठीक है, थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।